अभी हम आज क्या है, अगली एक्सरसाइज पढ़ेंगे 8.1 पढ़ेंगे, लेकिन 8.1 पढ़ने के लिए थोड़ा सा जो हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा है उसके बारे में हम एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ध्यान देना इधर। और एक बार हमने देखा था कि साइन जो है इसका 60 फॉर्म क्या होता है, साइन होता है, SIN। कास, कोसाइन का 60 फॉर्म होता है कास। टेंजेंट का 60 फॉर्म होता है टेन। कोटेंजेंट इसका 60 फॉर्म होता है कॉट। और इसी प्रकार से सेकेंड का 60 फॉर्म होता है सेक। और कोसेकेंड का होता है कोसेक। कोसेक को ऐसा भी लिख सकते हैं या सी भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना, कोसेक। या कोसेक भी ऐसा भी लिखा जा सकता है, कोसेक। तो दोनों तरीके इसके लिखने के, कोसेक को ऐसा लिखिए चाहे ऐसा लिखिए। सामान्यतः हम 3 कैरेक्टर लेके चल रहे हैं, तो ऐसा भी आप लिख सकते हैं या ऐसा लिखते हैं। ज़्यादातर ये वाला देखने को मिलता है, ठीक है ना, तो यही वाला लिखते हैं हम कोसेक। पूरा लिख देते हैं हम कोसेक, ऐसा। इसका हिंदी भी मीनिंग मालूम होना चाहिए आपको। ज्या, कोज्या और स्पर्श जा और कोटि स्पर्श जा और व्यू कोज्या और व्यूजा। ये सारे नाम महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कि आपको 60 फॉर्म ये वाला मालूम होना चाहिए, और इसी फार्मूले की ज़्यादातर यूज़ की जाती है। ये वाला कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि भाई टेन का फुल फॉर्म क्या है, टेंजेंट होता है। कॉट का फुल फॉर्म क्या होता है, कोटेंजेंट होता है ना, कोटि स्पर्शजा होता है। तो सामान्यतः इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है कि इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है, ये है। ऐसा ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जाता है, तो ये मालूम होना चाहिए। और हिंदी में भी मालूम होना चाहिए। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो यही से हुई थी, फिर धीरे धीरे कन्वर्ट करके ऐसा किया गया, फिर उसके बाद में ऐसा कर दिया गया, धीरे धीरे डेवलपमेंट होते गया। यहाँ पर ये बात बिल्कुल स्पष्ट रहना चाहिए कि इसका व्युत्क्रम ये होता है, मतलब उल्टा पलटा दिया जाए तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसको अगर पलटा दिया जाए तो ये आता है, इसको पलटा दिया जाए तो ये आता है, ठीक। मैं दूसरा मार्कर यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर हमें मालूम होना चाहिए कि जा जो है, जा का उल्टा यानी कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। कास का उल्टा सेक होता है। और टेन का उल्टा कोटेंजेंट होता है, ठीक है। ये बात अच्छे से मालूम होना चाहिए। फार्मूले याद रखने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। और एक बार फार्मूले को याद रख लीजिए, देख लीजिए इसको कि फार्मूले को याद कैसे रखना है। और जो मैं महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ, जो कि इस एक्सरसाइज में ज़रूरत पड़ेगी, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना। अभी हम 2-3 कुछ कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। उस कॉन्सेप्ट के आधार पर पूरी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन की एक पूरी पिक्चर जो है वो हमारे दिमाग में अभी बैठ जाएगी, ठीक है ना। वास्तव में क्वेश्चन को घुमाया कैसे जाता है और बच्चा कंफ्यूज कहाँ पर होता है, इस बात को आप ध्यान रखना। ये बात ये याद रहे कि ये जस्ट नाम है। किसके नाम है ये जो समकोण त्रिभुज बना हुआ है, समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपातों के नाम है। ये अनुपातों के नाम है। अनुपात का मतलब इस भुजा को, पहले तो ये बात क्लियर हो जाए कि ये समकोण त्रिभुज है, यानी कि एक कोण 90 अंश का। इस त्रिभुज का नाम ए, बी और सी दिया हुआ है। आपको बोला जाएगा कि बी कोण क्या है, समकोण है। कहा भी जा सकता है, नहीं भी कहा जा सकता है। आपको क्या बोला कि बी कोण क्या है, यहां पर समकोण है। तो सी कोण के लिए त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना। यहां पर बोला है कि बी कोण कैसा है, समकोण है। सी कोण के लिए त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए, ऐसा बोला गया है। इस बात को कंसंट्रेट करिए कि कौन से न्यून कोण की बात की है। तो सी की बात की है, तो ये यहां पर आएगा सी। इस बात को आप याद रखिए। मैं जो ये सी लिख रहा हूं, तो ये सी लिखने का मतलब क्या है,
सी लिखने का केवल ये मतलब है कि हम ये प्रदर्शित करना चाह रहे हैं कि किस न्यून कोण के लिए हमें इस त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना है। साइन सी लिखा है मैंने, साइन सी, तो साइन सी का मतलब कभी भी साइन इंटू सी नहीं है, साइन इंटू सी नहीं है। क्या है इसका मतलब? इसकी पहचान है, ये जो साइन है इसका जो अनुपात ज्ञात करना है, हमें कौन से न्यून कोण के लिए ज्ञात करना है, तो सी के लिए ज्ञात करना है, ये इसका मतलब है। जस्ट इस कोण की बात की है, इसलिए उसका एक प्रतीक यहां पर लिख दिया हमने। ये बात याद रखना कि साइन सी और साइन ए बराबर नहीं होगा। अगर ये भुजाएं बराबर नहीं है, यानी एक विशेष स्थिति की बात कर रहा हूं, विशेष स्थिति में बराबर होगा, कब होगा उस पर भी अभी हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। दोनों का मतलब अलग अलग है, इस बात को याद रहे। कैसे अलग अलग है मतलब दोनों का? आप बोलेंगे सर ये भी तो न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, फिर मतलब क्या अलग हो गया भाई इसका? भाई हम तो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं केवल न्यून कोण के लिए, तो फिर मीनिंग अलग क्यों हो गई? यहां पर जब भी साइन सी ए वाला न्यून कोण की बात करेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये वाला जो होता है इसके सामने की भुजा, थीटा के न्यून कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, यानी कि परपेंडिकुलर होती है। और 90 डिग्री के, अच्छा, थीटा और 90 डिग्री के बीच की भुजा को आधार बोला जाता है, आधार बोला जाता है, यानी कि बेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बेस। और ये हमेशा कर्ण होता है, यानी कि हाइपोटेन्यूस होता है। क्या होता है? हाइपोटेन्यूस। इस बात को याद रख लीजिए आप। देखिए फिर से और एक बार, मान लिया जाए कि मेरे पास में एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर समकोण त्रिभुज है, सेम जैसा वहाँ पर बना था वही का वही समकोण त्रिभुज मैंने फिर से बना दिया यहाँ पर, यहाँ पर। अब इसके भी मैं नाम दे देता हूँ और सेम नाम दे देता हूँ मैं, या तो नाम से कोई लेना देना नहीं है। नाम का काम केवल इतना ही है, नाम का काम केवल इतना ही है कि अगर प्रश्न में बोला गया कि ये न्यून कोण है तो उसका नाम फिर न्यून कोण में ये दे दीजिए, बी समकोण पर है तो इसका नाम फिर बी फिक्स कर दीजिए आप, ऐसा केवल इतना है। बाकी अगर नाम नहीं दिया है तो आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि इधर से नाम देते चलना है कि इधर से नाम देना है कि इधर से भी नाम दे सकते हैं। मैंने क्या किया, इसका नाम बी दे दिया, देखिए इसका नाम बी दे दिया, इसका नाम ए दे दिया और इसका नाम सी दे दिया। देखिए ये कोण न्यून कोण है, ये कोण समकोण है, इसके सामने की भुजा क्या होगी? न्यून कोण के सामने की भुजा क्या होगी? सम्मुख भुजा, यानी कि लंब। क्या बोलेंगे? लंब। और लंब को क्या बोला जाता? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। थीटा और 90 अंश के बीच की भुजा को क्या बोला जाएगा? हमेशा आधार बोला जाएगा, आधार। आधार यानी कि बेस। और इसको बोला जाएगा कर्ण। कर्ण, कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूस। ये बात याद रखना कि कर्ण कभी नहीं बदलता, हमेशा ये वाली दोनों भुजा आपस में बदल जाती। देखिए यहां पर लंब ये था, यहां पर लंब ये बन गया। ओवरऑल ये बात याद रहे कि थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, तो बाकी दूसरी आधार होगी और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका जो समकोण त्रिभुज है वो कैसा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये यहां पर ऐसा बना हुआ है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? चलिए और घुमा देता हूं मैं, ये ऐसा बना हुआ है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? भाई समकोण त्रिभुज तो है ना, हमें उससे क्या मतलब है? ये तो 90 अंश का कोण दिखाई दे रहा है यहां पर, ये वाला मान लिया जाए थीटा है, ये वाला कोण थीटा है, इस न्यून कोण के लिए हमें ज्ञात करना है। सपोज करें कि ये सी है, ये बी है और ये क्या है? ये है। देखिए हमेशा थीटा के सामने वाली भुजा को सम्मुख भुजा, बस आपने ये बात अगर याद रख ली ना, सम्मुख भुजा यानी कि लंब। क्या बोला जाएगा? लंब यानी कि परपेंडिकुलर। थीटा और 90 डिग्री के बीच की भुजा को आधार, आधार यानी कि बेस। और हाइपोटेन्यूस तो फिक्स है, जो लॉन्गेस्ट साइड है, सबसे बड़ी साइड है, सबसे बड़ी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? कर्ण होती है। तो ये लॉन्गेस्ट साइड है तो इसको कर्ण बोला जाएगा, कर्ण। कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस ये ऐसा।
बस इतनी फिल्म जो है वो दिमाग में बैठा लीजिए कि भैया त्रिभुज तो कैसा भी बन जाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, बस न्यून कोण जो है उसको ढूंढना है हमें कि न्यून कोण कहाँ पर है। देखिए अब ध्यान देना इधर, साइन थीटा लंब बटे कर्ण। देखिए लंब से शुरुआत करिए, आप ऐसा याद रखिए, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। कास थीटा बेस डिवाइडेड बाय मतलब आधार बटे, आधार यानी कि बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज। टेन, दो फार्मूले एक साथ बनाते चलते ना। साइन थीटा का फार्मूला हो गया, इसको पलटा दो कोसेक का बन गया, कितना आसान काम है। कर्ण बटे लंब, कर्ण कौन है हाइपोटेन्यूज और लंब कौन है परपेंडिकुलर। इसको पलटा दो तो कास का फार्मूला, सेक का फार्मूला बन जाएगा। कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज और आधार मतलब बेस। ये क्या बन जाएगा, लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ये बन जाएगा। अच्छा इसको पलटा दो तो ये बन गया आधार बटे लंब यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर। बस ये फार्मूला देखिए, इसको पलटा दिया ये बन गया, इसको पलटा दिया ये बन गया, इसको पलटा दिया ये बन गया। ये क्या हो गया, ये मैंने उल्टा पलटाया ही नहीं, इसको लंब बटे आधार है ना। ये क्या हो जाएगा कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज, ये आधार था और ये हो जाएगा आधार बटे लंब यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर, ये हो गया। इसको पलटा दिया तो ये बन गया। क्लियर हो, बात हो गई। अब देखिए, अब ध्यान देना यहाँ पर, मुझे एक बात बताइए कि अगर मान लिया जाए कि इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान देना इधर, मैं पेन कलर चेंज कर रहा हूँ और इस बात को समझना अच्छे से। मैं इस डायग्राम की बात कर रहा हूँ, इस डायग्राम की बात। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू नहीं, साइन सी इज इक्वल टू क्या होगा, साइन सी इज इक्वल टू क्या होगा, तो लंब बटे कर्ण। देखिए सी बोला है ना, सी के सामने वाला लंब है तो इसके बटे ये, यहां से शुरुआत करिए। थीटा ये है तो इसके सामने वाला, इसके बटे ये कौन है, ए बी डिवाइडेड बाय ए सी। देखिए ए बी डिवाइडेड बाय ए सी। फिर से देखना, साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, क्या बोला, साइन ये जो यहां पर लिखा रहेगा वो न्यून कोण है, उसकी बात समझिए आप। हमें क्या बोला है कि ये न्यून कोण है भैया, ये वाला न्यून कोण है। यहां पर ये वाला बोला था सी, अब कौन है न्यून कोण, ये है। इसके सामने वाला लंब बन जाता है, इसके सामने वाला लंब बन जाएगा, ये आधार नहीं रहेगा आप, क्योंकि ये जब था तब आधार था, इसके सामने वाला लंब बन जाएगा। तो BC डिवाइडेड बाय AC। देखिए बस इस बात को अच्छे से समझिए, ये दो बातें। मान बदल गया, मान बदल चुका है, साइन C का मान अलग है, साइन A का मान अलग है, क्योंकि जो न्यून कोण की बात की जाती है उसके आधार पर मान होता है। अब देखिए मैंने कास C का मान निकालना है, कास C का मान, कास C का मान मतलब C यानी कि ये है, इसका आधार कौन है, ये है। कास क्या होता है, आधार बटे कर्ण। देखिए आधार बटे कर्ण, तो आधार कौन है BC और कर्ण कौन है AC। देखिए BC डिवाइडेड बाय AC। अच्छा कास A देखिए ये लगाए यहां पर, कास का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ये के लिए आधार कौन बनेगा, ये बनेगा, तो AB बटे AC। बस इस बात को अगर आपने समझ लिया तो काम हो गया। देखिए ना आप, यहां पर कास का मान और कास C का मान और कास A का मान बराबर है, देखिए है कि नहीं, BC बटे AC, और यहां पर साइन और कास C का मान बराबर है। देखिए ये दोनों मान कैसे है, बराबर है।
तो मानों में कैसे परिवर्तन होता है, बस इस बात को अगर आपने समझ लिया, पहली एक्सरसाइज बन गई। अब यही क्वेश्चन मिलना है आपको। और देखिए पहली प्रश्नावली में क्या मिलने वाला है, इतनी बात नोट कर लीजिए आप, ये इतनी बात नोट कर लीजिए तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये जहाँ पर मैंने ऐसा कोण बनाया ना, इसका मतलब इस कोण की बात हो रही है, तब ये आधार बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ऐसा नोट कर लीजिए आप इसको, ये तीनों बातें, क्योंकि इसी आधार पर क्वेश्चन बनने वाले हैं अभी। फिर और महत्वपूर्ण बातें पर डिस्कशन करेंगे हम यहाँ पर, ठीक। जो एक्सरसाइज आने वाली है वो आपको दिखना चाहिए पूरा, क्या बोलना क्या चाह रहे हैं यार, ये बोलना क्या चाह रहे हैं। अगली एक्सरसाइज में ये वाली बातें जो मैंने अभी यहाँ पर डिस्कशन किया, यही पूछना है अगली एक्सरसाइज में, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं रहेगी। और भी कुछ बातें हैं जो अभी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। चाहे आप किसी भी बुक का क्वेश्चन बना लो, आप सारे क्वेश्चन बनेंगे अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो। बस यही पर घुमाया जाता है, इस कोण के मान में बदल दिया जाता है, ये सी के जगह ये कर देंगे, ए की जगह कुछ कर देंगे और कुछ कर देंगे, ठीक है ना। ये वाला भी लिख लेना आप, और ये वाला याद रखना कि इसके लिए कर रहे हैं, इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं। इसके लिए क्या, डायग्रामों के नाम तो एक जैसे ही है ना, सारे डायग्राम के नाम में तो कोई अंतर है नहीं, सब एक जैसे ही नाम है। उससे कोई इसके लिए करो, चाहे इसके लिए करो, चाहे इसके लिए करो, इसलिए मैंने नाम लगभग एक जैसे ही रखे हैं यहाँ पर, है ना। ये तो पहली क्लास में नोट कर लिया था, है ना, पिछली क्लास में नोट कर लिया था। इसको हटा दूँ ना। काम की बातें ये है, काम की बात ये है, ऐसा नहीं कि ये बेकाम की है ना, काम की ये भी है, लेकिन इसका डायरेक्ट इसका यूज किया जाएगा। फार्मूले में किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, बिल्कुल सिंपल होना चाहिए फार्मूला। ऐसा नहीं अभी फार्मूलों की पतझड़ लगने वाली है, ठीक है ना। पतझड़ मतलब ऐसा नहीं, ये बेसिक फार्मूले इतने हो गए ना फार्मूले याद, अगले फार्मूले में बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। लेकिन बेस ये है, आपको जब तक ये फार्मूले का और मेन कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट ये सी का पूरा खेल है इसमें, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान देना, महत्वपूर्ण बात, हमें एक बात तो समझ में आ गई कि साइन और जो सी लिखा है ना, कई बार क्या होता है कि इस प्रकार से दिया जाता है। जैसे समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पर ये क्या है, 90 अंश का कोण है। कितना है, 90 अंश का कोण है। ये यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ पर बी लिखा है, यहाँ पर सी लिखा है, और ये सी का मान क्या कर दिया जाता है, थीटा लिख दिया जाता है। तो आपको बोला जाता है कि साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात कीजिए। थीटा का मतलब होता है कोण, कोण की माप, कोण की माप। भाई इसकी माप कितनी है, 30 अंश है, 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, 45 है, 80 है, 90 है, 90 से कम ही रहेगा, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू कितनी है, तो फिर इस केस में क्या बनेगा, ये वाला थीटा बन जाएगा। तो अब ये आधार बन गया, ये क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, यानी कि कर्ण बन जाएगा, ठीक है ना। ये आधार बन जाएगा यानी कि बेस बन जाएगा। ऐसा सेम वही बात हो गई, चाहे सी बोला जाए, सी मतलब ये वर्टेक्स दिया हुआ है, शीर्ष दिया हुआ है, और यहाँ पर कई बार एंगल का मान दिया हुआ था, इस कोण का माप दिया जाता, तो यहाँ पर सी भी लिखा है, साइन थीटा लिखिए चाहे साइन सी लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है। थीटा मतलब मैंने एग्जैक्ट इसकी माप रख दी, और सी का मतलब ये हो गया कि इस कोण की माप कितनी है, ये इसका मतलब है। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन थीटा का स्क्वायर, ये मतलब है इसका। दोनों की मीनिंग एक ही है। इसका मतलब कभी भी, इसकी मीनिंग कभी भी ये नहीं होगी कि साइन स्क्वायर और थीटा का स्क्वायर, कभी भी ये दोनों बराबर नहीं होंगे। ये बात याद रखना, ये दोनों बराबर नहीं है। साइन क्यों बराबर नहीं है, ये एक ही बात है। ये दोनों जो साइन थीटा लिखा है ना, ये दोनों एक ही बात है, थीटा के अलावा इसका कोई महत्व नहीं है। देखिए ध्यान देना इधर, हाँ देखिए इसमें क्या होता है कि मैंने क्या बताया कि साइन थीटा का मतलब ये कभी भी नहीं होता है कि साइन इंटू थीटा, ये कभी भी नहीं है इसका मतलब। क्योंकि ये क्या प्रदर्शित करता है, ये जस्ट एक चिन्ह है, चिन्ह। ये प्रदर्शित करता है कि ये इस न्यूनकोण के लिए हमें इसका अनुपात ज्ञात करना है, बस इतनी सी बात। अगर ऐसा होता
तब इसका मान ऐसा होता। भाई ये गुना थोड़ी है दोनों का कि दोनों का स्क्वायर कर देंगे आप एलजेब्रा लगा देंगे, ऐसा नहीं है ना। ये दोनों मिला के एक ही है, तो फिर थीटा का स्क्वायर क्यों होगा, ये ऐसा होगा। ये इस बात का याद रहे, ठीक है ना। जस्ट साइन स्क्वायर थीटा, थीटा का मान अगर मान लिया जाए कि ऐसा आ गया साइन 30 डिग्री का स्क्वायर, तो ये कभी भी ऐसा नहीं होगा साइन स्क्वायर 900, 30 का स्क्वायर कितना हो गया 900, ये बराबर नहीं होगा। बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि जो 30 डिग्री साइन 30 डिग्री का मान होगा उसका वर्ग करना है, ऐसा, ठीक है। चलिए ये बात याद रहे कि इनके मान होते कितने कितने, क्या क्या हो सकते इसके मान, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। देखिए इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं एक्सरसाइज में। मेरे पास में समकोण त्रिभुज है, इस बात को बड़े गौर से समझना, और इस बात को अगर आपने समझ लिया तो ये मान के चलिए कि अपना काफ़ी कुछ काम हो गया यहाँ पर, ठीक है। मेरे पास में क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, इसको ध्यान से देखिए आप। समकोण त्रिभुज है, इसका नाम भी दे देता हूँ मैं ए बी, और ये क्या दे दिया, सी दे दिया। ये क्या बन जाएगा इसका, ये थीटा है, ये थीटा है। ये क्या बन जाएगा इसका, बेस, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, आधार। ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि लंब। और ये बन जाएगा हाइपोटेनिस यानी कि कर्ण। अब इस बात को गौर से देखिए आप। मुझे एक बात बताइए कि साइन सी का मान कितना होगा, कितना मान होगा। तो आप बोलेंगे कि इस भुजा के अपान में ये भुजा कितना होगा, इस भुजा के अपान में ये भुजा होगी कि नहीं होगी, होगी ना भाई। इस भुजा के अपान में ये भुजा होगी। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए कि इस भुजा के बटे में ये भुजा होगी, इस भुजा के बटे में ये भुजा होगी। क्या आप ये जानते हैं कि हमेशा जो कर्ण है वो इसकी अपेक्षा बड़ा ही होता है। चाहे आप त्रिभुज ऐसा बना लो, चाहे आप त्रिभुज ऐसा बना लो, चाहे ऐसा बना लो, चाहे कितना भी बड़ा बना लो, हमेशा जो कर्ण होता है वो लंब की अपेक्षा क्या होता है, बड़ा ही होता है। तो इसका मान साइन सी का मान कितना हो सकता है, कितना हो सकता है। देखिए अभी लंब कितना है, अभी लंब कितना है, शून्य है। अभी लंब कितना है, शून्य है। और कर्ण क्या है, कुछ ना कुछ तो है, तो इसका मान क्या हो गया, शून्य हो गया। हुआ ना इस स्थिति में। महत्वपूर्ण बात देखना, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसका मान क्या हो गया, साइन का मान कितना हो गया, अभी लंब का मान कितना हो गया। लंब था ना यहाँ पर एक, मैंने बिल्कुल छोटे से छोटा त्रिभुज बना दिया, बिल्कुल छोटा सा त्रिभुज बना दिया, तो इसका मान क्या हो गया, शून्य हो गया लंब का मान। और कर्ण का मान कुछ न कुछ तो होगा, बड़ा तो है, तो इस स्थिति में क्या हो गया, ये शून्य हो गया। अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए यहां पर लंब बड़ा हो गया, लेकिन कर्ण उससे बड़ा है, कर्ण उससे बड़ा है, ठीक है। अच्छा, अब ये ध्यान देना इधर, ये हमेशा क्या होगा, यहां पर क्या समझ में आ रहा कि या तो इसका मान 0 होगा, या 0 से 0 और 1 के बीच में होगा, ऐसा लग रहा हमें, है ना। नहीं आई बात समझ में, फिर से और एक बार मुझे एक बात बताइए कि लंब का मान शून्य हो सकता है। अभी मैंने करके देखा था, बिल्कुल एकदम छोटा सा जो समकोण त्रिभुज बनाया था, तो लंब क्या हो गया था, 0 हो गया था, यानी कि इसका मान शून्य हो सकता है, शून्य हो सकता है, या तो फिर शून्य से बड़ा हो सकता है, शून्य से बड़ा हो सकता है। क्यों बड़ा होगा भाई, हो सकता है ना कि आपके पास में लंब 1 है तो कर्ण 2 है, आपके पास में लंब 3 है तो कर्ण 5 है। हमेशा कर्ण तो बड़ा ही रहेगा ना, लंब की अपेक्षा हमेशा कर्ण बड़ा रहेगा, रहेगा। तो 1 से तो कम ही है। अच्छा, 1 हो सकता है क्या, क्यों, इसका मान 1 हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है।
देखिए यहां पर क्या हो रहा मालूम है, मैं जैसे जैसे इस भुजा को छोटा कर रहा हूं, देखिए इस भुजा को छोटा कर रहा हूं, मैंने क्या बताया कि हमेशा ये जो कर्ण है वो लंब की अपेक्षा बड़ा ही रहेगा। कितना बड़ा रहेगा, इसको जितना ज्यादा दूर करेंगे उतना ज्यादा बड़ा होते जाएगा इसकी अपेक्षा, ये तो फिक्स है ना, निश्चित है ये। देखिए कर्ण बहुत ज्यादा बढ़ कौन रहा, कर्ण बढ़ रहा है यहाँ। लंब तो जैसे के वैसे ही है, देखिए ध्यान देना इधर, लंब जैसे के वैसे ही है, कर्ण बड़ा होते जा रहा, कर्ण बड़ा होते जा रहा, कर्ण बड़ा होते जा रहा, चाहे कितना भी बड़ा हो जाए भैया, लेकिन 0 से तो बड़ा ही रहेगा इसका जो अनुपात है। अभी देखना, ध्यान देना इधर, ध्यान देना, ये लंब था और ये क्या है, कर्ण है। मैं जैसे जैसे पास में जा रहा हूं, लंब की लंबाई और कर्ण की लंबाई परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस लगभग बराबर होने वाले हैं। देखिए एक समय ऐसा आएगा कि दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहां पर दोनों बराबर हो गए। मजेदार बात यह है, यानी कि कहने का मतलब मेरा यह है कि आप अगर साइन सी का मान निकालने की कोशिश करते हैं तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इसका मान और इसका मान बराबर होगा, ये 10 होगा तो ये भी 10 हो जाएगा, और दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए तो 1 हो गया। कहने का मतलब साइन का जो मान होता है वो 0 से लेके 1 के बीच में हो सकता है। एग्जैक्ट सेम यही कॉन्सेप्ट, देखिए फिर से और एक बार, सेम यही कॉन्सेप्ट कास के लिए भी लागू होता है। सेम यही कॉन्सेप्ट कास के लिए भी लागू होता है। कास के लिए क्या लागू होता है, कास होता क्या है, कास में किससे मतलब है हमें, कास में किससे मतलब है, ये 90 डिग्री हो गया और ये थीटा हो गया। कास का मतलब क्या होगा, ये आधार है, ये आधार यानी कि बेस, और ये क्या है, कर्ण है। बस इसमें क्या क्या खेल हो रहा है ये देख लीजिए आप। हाइपोटेन्यूस कास थीटा या कास सी बराबर से क्या होता है, बेस आधार बटे कर्ण, यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूस, ये होता है ना फार्मूला इसका। इसके अपान में ये, अब क्या हो सकता है इस बात को गौर देखना आप, क्यों कास क्या हो गया, 0 बटे कर्ण, भैया लंब आधार जो है वो 0 हो गया, 0 बटे कर्ण, 0 बटे कर्ण मतलब 0, अरे इसके बटे ये तो 0 हो गया था ना, ये देखिए ना, ये 0 हो गया ना, तो 0 बटे बहुत बड़ी भुजा 0। आपको मालूम है कि शून्य को किसी से भी विभाजित किया जाए तो 0 हो जाता है। चलिए बढ़िया काम हो गया ये तो, यानी कि आपको ये पता चल गया कि कास का मान हो सकता है कि 0 डिवाइडेड बाय कोई संख्या हो, 10 हो, तो इसका मान कितना होगा, 0 होगा। यानी कि आपको पता चल गया कि कास का मान 0 भी हो सकता है। चलिए ठीक है, कास का मान 0 हो सकता है, कर दिया हमने। हाँ देखिए 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 देखिए, ये ट्रायंगल है, हैं, कास का मान 0 हो सकता है। ये नहीं हो सकता है क्या कि ये वाली भुजा और ये कर्ण और आधार बराबरी के हो जाए। देखिए ये आधार है, आधार निश्चित है, जैसे जैसे ये वाला बिंदु पास में आएगा, जैसे जैसे पास में आएगा तो आप देखेंगे कि आधार और कर्ण लगभग बराबर होते जा रहे हैं। जैसे जैसे पास में आएगा एकदम बिल्कुल बराबर हो जाएगा। देखिए ना, आधार बटे कर्ण, आधार का मान आधार का मान जितना है उतना ही बड़ा कर्ण भी हो सकता है। आधार का मान मान लिया जाए 25 है तो ये भी 25 हो सकता है, और 25 से 25 कैंसिल तो 1 हो सकता है। इसके अलावा हमेशा आपको मालूम है कि कर्ण की वैल्यू जो होती है आधार की अपेक्षा ज़्यादा होती है, यानी कि इसका मान 0 और 1 के बीच में हो सकता है। यानी आप बोल सकते हैं कि हमेशा 0 टाइम जरूर लगेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझते जाना। हम क्या कर रहे हैं, त्रिकोणमिति में एंट्री कर रहे हैं, जस्ट एंट्री कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं हम त्रिकोणमिति में। प्रवेश सही तरीके से होना चाहिए, समझ में आई बात। कॉन्सेप्ट ये बोलना क्या चाह रहा, बस इस बात को आप समझिए। हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, 0 से 1 के बीच में हो सकती है कास की भी वैल्यू। अच्छा चलिए ठीक है, 10 देखते हैं अब हम। 10 क्या हो सकता है भाई, हाँ 10 का मान क्या क्या हो सकता है, 10 का मान क्या क्या हो सकता है, बना के देखते हैं हम क्या क्या हो सकता है। देखिए मेरे पास में ये है,
बी है और सी है। टेन का मान क्या क्या हो सकता है? टेन होता क्या है? अगर मान लिया जाए मेरे पास में ये वाला कोण है, ये लंब यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस आधार, ठीक है, ये होता है। इसके अपान में ये, क्यों? ये नहीं हो सकता। देखिए ध्यान देना इधर, ध्यान देना इधर, इंपॉर्टेंट बात। मान लिया जाए कि मेरे पास में ये यहाँ लिख तो देता हूँ मैं पहले, टेन थीटा, ये इधर लिख रहा हूँ मैं, टेन थीटा इज इक्वल टू, या टेन थीटा क्या कौन है? सी है ना, सी इज इक्वल टू लंब यानी कि ए बी बटे बी सी, ये होता ना, ठीक। अब देखिए हो सकता है ना कि ये लंब और आधार, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, क्यों ऐसा हो सकता है ना? ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, हो सकती है। तो बराबर है यानी कि ये 10 है तो ये भी 10 है बराबर, यानी कि टेन का मान कितना हो सकता है? 1 हो सकता है, हो सकता है ना। चलिए अब आगे देखते हैं और क्या क्या हो सकता है। भैया लंब बहुत बड़ा है, ये आधार बहुत छोटा है। बहुत बड़ा मतलब कितना बड़ा? बहुत बड़ा मतलब कितना बड़ा? आपने तो ये देखा कि इसका मान 1 हो सकता है, चलिए ठीक है, टेन का मान 1 हो सकता है, ये बात पता चली। अच्छा ये लंब जो है ना, ये लंब बहुत बड़ा, कितना बड़ा? आपकी जितनी मर्जी है, अनंत। भैया ये वाला जो मान है, ए बी का मान, लंब का मान बहुत बड़ा हो सकता है, अनंत, और इसका मान बहुत छोटा हो सकता है, बहुत छोटा हो सकता है। तो कितना छोटा हो सकता है भाई? 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि आपको ये पता चला कि इसका मान अनंत भी हो सकता है। अरे चलिए ठीक है, क्यों ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि इसका मान बिल्कुल छोटा सा हो जाए और ये बहुत बड़ा सा हो जाए। इसका मान बिल्कुल छोटा सा और इसका मान बहुत बड़ा सा, यानी कि 0 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ना 0, ठीक। तो हम यहां पर बोलेंगे कि इसका जो मान होगा वो 0 से लेके कहां तक होगा? अनंत तक होगा। बट टेन और कॉट में अंतर क्या है? ये दोनों भुजाएं तो एक जैसी होती है ना, तो इसका भी मान सेम ऐसे ही होगा, 0 से अनंत, इसका भी मान 0 से अनंत होगा, ठीक। अब देखिए, हाँ आपको मैं बता दूं कि ये बातें हम केवल 10th क्लास तक पढ़ रहे हैं, हम 10th क्लास के लिए पढ़ रहे हैं। आगे चल के आप जब बताएंगे तो ये नेगेटिव भी होगा, ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ये सारी बातें फिर हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी न्यून कोण के बारे में पढ़ रहे हैं हम। समकोण त्रिभुज में जो न्यून कोण बनता है, जो 90 अंश से कम होता है, तब के लिए बात कर रहे हैं। 0 से 90 डिग्री की बात कर रहे हैं हम केवल 10th क्लास में। 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री की वैल्यू बात कर रहे हैं हम, 90 डिग्री की वैल्यू थीटा का मान। जब आप बड़ी कक्षा में चले जाएंगे, 11th क्लास में चले जाएंगे, तो फिर और बड़ी बातें की जाएगी, ठीक है ना। 90 डिग्री के ऊपर की बातें की जाएगी तो फिर और बातें बढ़ेगी इसमें, लेकिन 10th में ये बात बहुत जरूरी है। देखिए अब सेक थीटा का मान क्या हो सकता है भाई? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये बात याद रखना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये, हाँ इतनी मजेदार बात है कि मजा आ जाएगा इसमें, ये मान के चलिए आप। देखिए यहां पर ये क्या है? 90 डिग्री है, ये क्या है? थीटा है, ठीक है। और ये है, ये बी है, और ये क्या है? सी है। अगर ये मान के चले कि ये बात अगर नहीं सीखी तो फिर वो त्रिकोणमिति रटे जैसी हो जाएगी, ये मान लो आप। जीवन भर याद रखने वाली बातें बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अब देखिए यहां पर मुझे एक बात बताइए कि सेक थीटा इक्वल टू होता क्या है? फार्मूला क्या होता है भाई? कास थीटा का क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो इसका क्या होगा? कर्ण बटे आधार। देखिए ना, कर्ण बटे आधार। भैया दुनिया का कोई भी समकोण त्रिभुज बना लीजिए, कोई भी, कैसा भी, हमेशा कर्ण तो लंब से, आधार से बड़ा ही रहेगा कि नहीं?
हमेशा हमेशा जो कर्ण रहेगा वो आधार से बड़ा ही तो रहेगा हमेशा, या तो फिर बराबर हो जाएगा। कर्ण का मान मान लिया जाए कि 15 है, तो आधार का भी मान 15 हो गया। अभी आपने देखा दोनों बराबर हो सकते हैं, यानी कि इसका मान 1 हो सकता है, या तो फिर 1 से बड़ा ही रहेगा हमेशा, 1 से हमेशा बड़ा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके अलावा आप कोई भी समकोण त्रिभुज बनाते हैं, तो हमेशा कर्ण जो रहेगा वो आधार से बड़ा ही रहेगा, यानी कि बड़ी संख्या ऊपर रहेगी, छोटी संख्या नीचे रहेगी। और जब आप बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देंगे तो वो 1 से बड़ी ही होगी। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि सेक का मान 1 से बड़ा होता है भैया, 1 से बड़ा ही होता है हमेशा। लेकिन कितना बड़ा होता है, तो कितना बड़ा होता है देख लेते हैं हम। देखिए कितना बड़ा होता है कर्ण का मान। हाँ, कर्ण का मान देखिए, कर्ण का मान काफ़ी बड़ा है। हाँ, मान लिया जाए कि मैंने जो कर्ण बनाया ना, अभी कर्ण बनाया, सपोज करें कि कर्ण मैंने बना दिया 10 और आधार कितना बन गया 0। कर्ण कितना बड़ा है 10। उदाहरण मैंने इसके लगा के नहीं देखा, लेकिन कुछ ना कुछ तो लंबाई तो दिख रही ना, तो कुछ ना कुछ तो होगा, 10 होगा, 15 होगा, 25 होगा, कोई ना कोई संख्या होगी। और आधार हो गया यहाँ पर 0। और आपको मालूम है किसी भी संख्या को 0 से अगर भाग दिया जाए तो अपरिभाषित होता है, यानी कि अनंत होता है। तो क्या होगा, ये अनंत तक जाएगा। तो 1 से लेके अनंत तक बनेगा ये। ठीक है। अच्छा, कर्ण बटे लंब है, तो भाई आधार की और लंब की कहानी तो एक जैसी है ना, लंब और आधार की तो कहानी एक जैसी है। तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 से लेके अनंत तक होगा। अब आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते कि ये बताइए कि साइन का मान न्यून कोण के लिए कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 0 से 1। बस इतनी बात याद रख लीजिए ना, साइन कास 0 से 1, टेन काट 0 से इनफाइनाइट, और सेक कास, सेक कोसेक 1 से इनफाइनाइट। ये बात रिमार्क करके लिखिए आप इसको। ठीक है। ये भी बोला जा सकता है कि साइन का मान न्यूनतम कितना होता है न्यून कोण के लिए, तो आप बोलेंगे कि 0 होता है। साइन का मान अधिकतम कितना हो सकता है, तो 1 हो सकता है। कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पर। टेन का मान अधिकतम कितना हो सकता है, तो अनंत हो सकता है। इनके अधिकतम मान चारों के अनंत है, और चारों के, ये दोनों के न्यूनतम मान 0 है और इसके 1 है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये क्यों इनफाइनाइट हो गया, ये अनंत का मतलब होता क्या है। भाई आपको 0 का पहाड़ा मालूम है ना, 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 0 5 जा 0, 0 6 जा 0, शून्य का शून्य, शून्य दूनी शून्य, शून्य तिया शून्य। दुनिया के किसी भी संख्या में शून्य का गुणा कर दीजिए तो शून्य। सीधी बात यह है कि आप 10 को शून्य से भाग देके देखिए, 0 8 0 बचा 10, 0 8 0, फिर 10 बच गया भाई, फिर 0 7 0, फिर 10 बच गया, 0 9 0, फिर 10 बच गया। देते जाओ भाग, देते जाओ भाग, कई बार भाग दोगे कभी खत्म नहीं होगा। और जब खत्म नहीं होगा ये शेषफल हमेशा 10 10 बचेगा। और जब 10 10 शेषफल हमेशा बच रहा तो इसको क्या बोला जाता है, अनंत। अनंत को ही अपरिभाषित बोला जाता है। अपरिभाषित यानी कि इनफाइनाइट, अपरिभाषित। अपरिभाषित अपरिभाषित क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी परिभाषा हम नहीं बना सकते कि ये मान कितना आएगा। आप इसके मान को नहीं बता सकते, अनंत है। तो उसको एक शब्द में, इसको एक चिन्ह के द्वारा ऐसा प्रदर्शित किया जाता है, अनंत। भैया इसका मान का कोई एक निश्चित मान नहीं है ऐसा। तो चलिए ये बात आप यहाँ पर नोट कर लीजिए कि इस प्रकार के मान यहाँ पर होते हैं। कौन कहाँ तक, किसकी कितनी रेंज है, ऐसा बोल सकते हैं हम। न्यूनतम ये वाला, और ये अधिकतम, मिनिमम एंड मैक्सिमम। अब देखिए एक्सरसाइज करते हैं हम इसकी। जो बातें अभी तक की है इस आधार पर देखिए अब कितनी आसान एक्सरसाइज हो गई।
क्वेश्चन को पढ़ना है प्रॉपर तरीके से, क्या बोलना चाह रहा है। त्रिभुज इन अ ट्राइंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। बहुत बढ़िया, आपको क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, जैसा जैसा बोला गया वैसा वैसा काम करना है, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, कौन है समकोण, बी है, बी समकोण है भैया। समकोण यानी 90 डिग्री का जो एंगल है, राइट एंगल, इसका नाम बी देना है बस। क्वेश्चन की लाइन पढ़ते जाइए, जैसा जैसा बोला जाए वैसा वैसा कर लीजिए आप। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ए बी इजिकल टू 24 और बी सी इजिकल टू 7 सेंटीमीटर। बी तो फिक्स हो गया, अब ए को इधर दिया जाए या इधर दिया जाए तो आपकी मर्जी है, आपको जिधर लग रहा है उधर दीजिए, क्योंकि आगे क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं बोला कि ये ए वाला है कि ए वाला है, कहीं पर भी नहीं बोला है, तो हमारी मर्जी है। और थोड़ा सा छोटा बड़ा है तो छोटा बड़ा बना लेते हैं भाई, एक तो इसकी एक साइड बहुत छोटी है और एक बहुत बड़ी है। बी सी, देखिए मैं इसको सी दे रहा हूँ और ये 7 सेंटीमीटर, और ए बी, इसका नाम ए दे रहा हूँ, ए बी इजिकल टू 24 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों किया, ये थोड़ा सा 7 छोटा है, ये बड़ा है, ऐसा नहीं कि आप इसके लेके बैठ गए। एक जस्ट ये रेफरेंस के लिए होता है, आपको बता दूँ, ये रेफरेंस के लिए होता है डायग्राम, लेकिन रेफरेंस का मतलब ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल उल्टा सीधा बनाना चालू कर दो। 24 दिखा रहा है और ये बहुत छोटी बना दी और 7 दिखा रहा है वो बहुत बड़ी बना दी, ऐसा भी ना हो, ठीक है ना। चलिए, आपको यहाँ पर बोला है कि ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी और बी सी बर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। अब फाइंड, मान ज्ञात कीजिए, साइन ए का मान ज्ञात करना है। देखिए साइन ए और कास ए का मान ज्ञात करना है, कास ए फर्स्ट पार्ट। कंसंट्रेट करिए कि इस पर साइन के साथ में क्या लिखा है, ये लिखा है, कास के साथ क्या लिखा है, ये लिखा है, ठीक है। इस पर कंसंट्रेट करिए, 1 मिनट, इस पर कंसंट्रेट करना है कि किसके साथ में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। और देखिए जरा, हाँ ये बोला है ना, ये बोला है ना, मैं इसको और एक बार बना लेता हूँ, इधर इधर और एक बार इधर ये कर लेता हूँ ऐसा, ठीक है। इसकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो 1 मिनट, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, है ना। अलग अलग इसलिए बना रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन ठीक है, अब क्वेश्चन अपन समझ रहे तो प्रॉपर तरीके। देखिए साइन ए बोला है ना, साइन ए, बस बिल्कुल आसान काम है। ये वहां पर लिखा है तो ए को एक्यूट एंगल, ए को न्यून कोण मान लीजिए आप। अब बेस कौन बनेगा, ये वाला, ये कौन बनेगा, आधार, आधार बोलिए चाहे बेस बोलिए। इसके सामने वाली भुजा को क्या बोला जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि लंब। साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, BC डिवाइडेड बाय AC, BC डिवाइडेड बाय AC, BC डिवाइडेड बाय AC। अब मुझे एक बात बताइए कि भाई आपको दो ही तो साइड दी है ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में कभी भी दो साइड दी है, चाहे कोई भी दो साइड दी है, और थर्ड साइड हमें नहीं मालूम, तो क्या किया जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय। हमेशा पाइथागोरस प्रमेय को यूज किया जाएगा। यूजिंग बाय पाइथागोरस प्रमेय, पहला काम तो यह है कि गोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC में, या समकोण त्रिभुज ABC में, या ऐसा लिखिए आप, समकोण त्रिभुज ABC में, यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ठीक है ना। चलिए, क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण का वर्ग। क्या होगा, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग कौन है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर। देखिए AC का स्क्वायर नहीं मालूम, BC का मान कितना है 7, 7 का स्क्वायर
और प्लस ए बी की वैल्यू कितनी है 24 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 49 और ये कितना हो जाएगा 576। स्क्वायर मालूम होना चाहिए, याद होना चाहिए। 5 और ये 8 और 2 12 और ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है 6 सॉरी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, इतना हो गया 625। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √625। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ±25। ये बड़ी समस्या है भाई, ये प्लस माइनस कहाँ से आ गया। 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 625, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज -25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x -25 और a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू 0। देखिए ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू या तो 25 होगा 25 होगा या तो फिर -25 होगा। भाई ये उधर जाएगा तो +25, ये उधर जाएगा तो -25, दोनों में से कुछ भी होगा। अब मुझे एक बात बताइए कि हम निकाल क्या रहे हैं, हाइपोटेन्यूज निकाल रहे हैं, कर्ण निकाल रहे हैं। और कोई भी त्रिभुज की लंबाई जो है, त्रिभुज हो चाहे कोई भी हो, लंबाई नेगेटिव हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है। तो जरूरत नहीं है ऐसा जबरन वहाँ पर माथापच्ची करने की, डायरेक्ट पॉजिटिव ही लीजिए आप, ठीक है ना। इतना बताने की जरूरत नहीं है कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, वो स्पेशल केस में लिखा जाता है, यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम साइड की लेंथ की बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, हमें ये पता चल गया कि जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है 25 सेंटीमीटर है। ये बात याद रहे कि ये वाला क्वेश्चन का पार्ट है, क्वेश्चन की शुरुआत ही यहाँ से करना है। हमने यहाँ से इसलिए की थी कि ताकि हमें ज़रूरत पता चले कि हमें ज़रूरत किसकी है, कर्ण की ज़रूरत थी, इसलिए हमने कर्ण निकाला, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा BC, कहा गया भाई BC, इस डायग्राम की बात कर रहे हैं, इसकी नहीं कर रहे। BC ये वाला हो गया 7 सेंटीमीटर, 7 डिवाइडेड बाय 25 और ये हो जाएगा, कुछ कैंसिल हो रहा तो कैंसिल करो, नहीं हो रहा तो रहने दो, छोड़ दो उसको। काश ये क्या होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, बेस क्या है AB डिवाइडेड बाय AC। अच्छा AB का मान कितना है तो 24 बोलेंगे हम, और ये कितना हो गया 25। सेकेंड पार्ट में क्या बोला, का साइन A साइन C, और किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, कास C की वैल्यू निकालनी है। मैंने इसीलिए डायग्राम अलग अलग बनाया था, हालांकि ज़रूरत नहीं है, एक डायग्राम में काम हो जाएगा। ये इसको फिर अगर एक डायग्राम बना रहे ना, एक डायग्राम बना रहे तो फिर ये वाली जो लाइन खींची है ना, ये वाली, इसको मत बनाना फिर भाई, कभी इसको न्यून कोण बता रहा है, कभी इसको न्यून कोण बता रहा है, ऐसा, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम में तो आप एक ही बनाएंगे, दो की जरूरत नहीं है। ये तो जस्ट हम समझने के लिए हमने दो बनाए, तो फिर जब एक बनाएंगे तो ऐसा लाइन खींचने की जरूरत नहीं है उसको। चलिए मैंने क्या किया, ये इसको ये वाला कोण बनाया। क्यों इसको न्यून कोण बनाया, क्योंकि यहाँ पर C लिखा है, इसलिए ये बात याद रखना। C न्यून कोण है तो थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है और ये हमेशा आधार होती है। कौन सी, थीटा और 90 के बीच की भुजा। और ये तो कर्ण रहेगी, कर्ण में कोई बदलाव नहीं होता है, हाइपोटेन्यूज। और ये बेस और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। चलिए ठीक है, अभी देखिए आप यहाँ साइन C, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि लंब बटे कर्ण, यानी कि AB डिवाइडेड बाय AC, BC, AB डिवाइडेड बाय AC, AB डिवाइडेड बाय AC। और ये क्या हो जाएगा BC डिवाइडेड बाय AC। कास क्या होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। चलिए ठीक है, AB का मान कितना है, AB का मान है 24 डिवाइडेड बाय 25 और इसकी वैल्यू कितनी है 7 डिवाइडेड बाय 25। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, यही हमसे पूछा गया था। आसान काम है, सिर्फ ट्रिक इतनी है कि ये जब कोण चेंज होता है तो कैसे आधार और लंब आपस में चेंज हो जाते हैं, कर्ण तो निश्चित है। आपको फार्मूला मालूम है,
बनेगा। सीधा सीधा फार्मूले का खेल है, फटाफट नोट कर लीजिए इसको। इम्प्लाइज लगा दिया करें, ठीक है ना। इम्प्लाइज कहाँ पर लगता है, जिसमें इक्वेशन है यानी कि बीच में इक्वल रहेगा उसमें इम्प्लाइज लगाया जाता है, और ये लास्ट में सब्जेक्ट, ठीक है ओके। क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ से करना है, यहाँ से है ना, बगल में डायग्राम बनाना, और डायग्राम मेरे ख्याल से एक ही बनाइए आप, फिर इसमें ये ऐसा मत लगाना, ये वाला मत लगाना है ना, ये वाला मत लगाना, जिससे कभी एक इसको भी न्यूनकोण बनाया जा सके, इसको भी बनाया जा सके। भाई समकोण त्रिभुज तो मालूम ही है ना हमें, समकोण त्रिभुज तो मालूम है कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। भाई समकोण त्रिभुज की एक विशेषता होती है कि एक कोण 90 अंश का होता है, बस सीधी बात ये है। दूसरे दो कोण क्या होते हैं, ये भी न्यूनकोण का होता है, न्यूनकोणी का ये भी होता है। न्यूनकोण किसको कहा जाता है, जो जिसका मान 90 अंश से कम होता है उसको न्यूनकोण कहा जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। देखिए ध्यान देना इधर, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। 180 अंश में से तो 90 गया, ये वाला, अब कितना बच गया आपके पास में, 90 बच गया, केवल 90 बच गया। तो ये जब दोनों कोणों का योगफल 90 है तो इसका मतलब ये वाला भी न्यूनकोण है, ये वाला भी न्यूनकोण है, यानी कि इस कोण की माप भी 90 से कम ही है और इसकी भी 90 से कम ही है। और जो पूरे की पूरी त्रिकोणमिति की जो बात कर रहे हैं हम, केवल और केवल किसके लिए कर रहे हैं, न्यून कोण के लिए कर रहे हैं। किसके लिए, न्यून कोण। न्यून कोण हमेशा 90 अंश से कम ही रहेगा, 0 अंश से ज्यादा ही रहेगा न्यून कोण, ठीक है। अब यहां पर जो लिखा जाता है ना, वो क्या लिखा जाता है, न्यून कोण को लिखा जाता है। किसको लिखा जाता है, न्यून कोण को लिखा जाता है। अब आप अगर यहां पर देखेंगे तो कभी भी यहां पर ये समकोण नहीं लिखा जाएगा, ये कभी नहीं लिखा जाएगा, ये याद रखना। भाई आपके दिमाग में ये भी बात आ रही होगी कि आपने साइन ए के लिए क्यों ज्ञात किया, सी के लिए क्यों ज्ञात किया, बी के लिए क्यों नहीं किया ज्ञात, क्योंकि ये समकोण है, समकोण के लिए नहीं ज्ञात किया जाता। त्रिकोणमिति जो अनुपात है, त्रिकोणमिति अनुपात जो है वो केवल और केवल न्यून कोण के लिए ज्ञात किए जाते हैं। आगे चल के फिर और पढ़ेंगे हम 10th क्लास के बाद में, तब और अलग प्रकार की बातें करेंगे, लेकिन अभी हम जस्ट इंटर कर रहे हैं, चैप्टर के अंदर इंटर कर रहे हैं, तो 90 अंश के अंदर की बात करना है अभी अपने को। आगे चल के फिर 90 अंश से ज़्यादा की भी बात करेंगे अपन, ठीक है ना। चलिए सीधी सीधी बात यह है कि अगर आप इस भुजा को देखिए, अब न्यून कोण ये वाला है, इस भुजा को अगर इस भुजा से भाग देंगे तो उस भाग के मान को साइन बोला जाता है। देखिए साइन, अगर आपसे बोला जाए कि साइन थीटा क्या होता है, साइन ए क्या होता है, तो इसका बड़ा आसान सा आंसर है, साइन ए क्या होता है, तो ये है ना, ये वाला कोण है ना, तो आप बोलेंगे कि इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और ये क्या होती है, कर्ण होती है। आप बोलेंगे कि इस भुजा की लंबाई में, इस भुजा की लंबाई का भाग दिया जाता है, उसको साइन ए बोला जाता है। मतलब आपसे बोला जाए कि साइन थीटा क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि समकोण त्रिभुज का जो लंब है, जो परपेंडिकुलर है लंब, उसमें कर्ण का भाग दिया जाता है। कर्ण का मतलब कर्ण की लंबाई का भाग दिया जाता है, लंब की लंबाई में कर्ण की लंबाई का भाग दिया जाता है, उसी को साइन थीटा बोला जाता है। कास थीटा किसको बोला जाता है भाई, तो हमेशा आधार में कर्ण का भाग दिया जाता है, यानी कि आधार में नहीं, आधार की लंबाई में। देखिए फिर से और एक बार, किसी समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई, जितनी भी लंबाई रहेगी, स्केल से आपने नाप ली कि भैया इतनी लंबाई है इसकी, आधार की लंबाई में कर्ण की लंबाई का भाग दिया जाता है। ये जो जितनी भी लंबाई है ना, उसको कास थीटा बोला जाता है। बस सिंपल सी बात है। ये बेटा नाम है, जस्ट नाम है ये, इसीलिए तो अनुपात बोला जाता है ना। अनुपात किसको बोला जाता है, जैसे 3/2 राम के पास और मोहन के पास में जो इनके जो नंबर हैं, इनके जो मार्क्स आए मेंस में, वो 3:2 में है। इसका मतलब राम के अगर 3 नंबर आए तो मोहन के 2 नंबर आए, ठीक है। ये क्या होता है, अनुपात होता है, ठीक।
तो 3/2 जो है वो राम का और मोहन का अनुपात है, ये बात होती है यहाँ पर, ठीक है ना। तो चलिए, डाउट को अगर मन में रखा ना तो एक डाउट क्या करेगा, 10 डाउट को क्रिएट करेगा। ये बात याद रखना, मेथ्स की खासियत ही यही है भाई। आपको अगर ये बात समझ में नहीं आई ना तो इसी के कारण ये भी नहीं आएगी, ये भी बात समझ में नहीं आएगी, ये भी नहीं आएगी। थोड़ा 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 सब में डाउट रहेगा। और आपने अगर इसमें एनर्जी लगा दी, पूरी ताकत लगा दी, तो फिर ये बात ऑटोमेटिक समझ में आती जाएगी। एक दूसरे से लिंक होता है मैथ्स, है ना, एक दूसरे से मैथ्स जो होता है वो लिंक होता है। और चाहे कितनी भी छोटी बात हो, चाहे कितनी भी बड़ी हो, आपको अगर बात समझ में नहीं आए तो बिल्कुल पूछ लेना चाहिए और शर्माना नहीं चाहिए कि मैं इतनी छोटी सी बात कैसे सर से पूछ लूँ, ठीक है ना। चलिए, अब बात को और एक बार समझिए। आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर डायग्राम दिया है। स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर मेरे ख्याल से आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक समकोण त्रिभुज बनते हुए नजर आ रहा है। समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर। समकोण त्रिभुज की खासियत क्या रहती है कि ये 90 अंश का कोण है, ये दिख ही रहा। 90 अंश के कोण को यहाँ पर भी आपको ऐसा दिखेगा ना, तो स्क्वायर दिखेगा, तो 90 अंश का कोण है। ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, न्यून कोण है। त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात किया जाएगा इस कोण के लिए और इस कोण के लिए, इसके लिए नहीं ज्ञात किया जाएगा। समकोण के लिए नहीं किया जाता, केवल ये दोनों कोणों की बात की जाती है इसमें, बस ये इतनी बात याद रख लो आप। जब भी समकोण त्रिभुज है और आपको 2 भुजाएं दी हुई है, कितनी भुजाएं दी है, 2 भुजाओं की लंबाइयों के मान दी हुई है, तो तीसरी भुजा हमेशा पाइथागोरस प्रमेय से ही ज्ञात की जाती है। पाइथागोरस समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा, PQR, PQR में इन अ ट्राइंगल PQR, इन अ ट्राइंगल PQR, PQR की बात कर रहे हैं हम। चलिए, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखिए, इस प्रमेय से बात करते हैं हम, ठीक। क्या होता है, कर्ण का वर्ग सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। सबसे बड़ी भुजा कौन है, PR, हमेशा याद रखना, PR का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर 2 साइड्स क्या है, एक तो PQ है और एक QR है। PQ और QR क्या बोलते हैं हम, कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। देखिए, इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग और इसका योगफल के बराबर होता है। 9th क्लास में पढ़ा है हमने, है ना। चलिए, PR की वैल्यू कितनी है, 13 सेंटीमीटर। PQ की वैल्यू कितनी है, PQ 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर प्लस QR, इसका मान नहीं मालूम तो इसको जैसे कि वैसे रहने दो। ये हो जाएगा 169 माइनस ये हो जाएगा 144 इज इक्वल टू 144 और प्लस QR का स्क्वायर, QR का स्क्वायर। अब देखिए इसका स्क्वायर मालूम होना चाहिए बेटा आपको, कम से कम 40 तक का स्क्वायर मालूम होना चाहिए, है ना। 40 तक का स्क्वायर बिल्कुल याद होना ही चाहिए, और नहीं है तो याद कर लीजिए आप, कम से कम 25 तक तो याद कर ही लीजिए अभी तुरंत, ठीक है, 1-2 दिन में। अब इसको क्या करते हैं, हम इधर ले आते हैं। आपको मालूम है कि जब भी कोई पद लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। देखिए 144 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -144 इज इक्वल टू QR का स्क्वायर। ये तो जैसे कि वैसे ही अपनी साइड में, ये इधर उठ के इधर आ गया तो धनात्मक था तो इधर आके ऋणात्मक हो गया। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 25 हो रहा है और इज इक्वल टू QR का स्क्वायर। इधर स्क्वायर है तो दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते हैं हम। QR इज इक्वल टू √25 और इज इक्वल टू 5। इकाइयों को लिखने की जरूरत नहीं है, हैं? आखिरी में जब आ गया, मान आ गया तो हमने इकाई लिख दिया, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लिया, इसके ऊपर अगर वर्गमूल लगाएंगे QR का स्क्वायर का वर्गमूल, स्क्वायर से वर्गमूल हट जाता है तो दोनों पक्षों का हमने क्या किया, वर्गमूल निकाला। तो यहाँ पर क्या आ गया, 5 आ गया। मतलब इसका मान कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। इसका मान आ गया 5 सेंटीमीटर,
5 सेंटीमीटर। बस हो गया काम भैया। जब तक तीनों भुजाएं ज्ञात नहीं रहेगी, जब तक तीनों भुजाएं मालूम नहीं रहेगी, तब तक त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे कैसे? देखिए अब नाउ क्या है, मान किसका ज्ञात करना है आपको? tan p cot r। इस बात को बहुत अच्छे से समझना, tan p माइनस कॉट r। याद रखना इंप्लाइज मत लगाना यहां पर। इंप्लाइज केवल तभी लगता है जब बीच में इक्वल रहता है, मतलब पूरा समीकरण रहता है, तभी इंप्लाइज लगाया जाता है, ठीक है। और लास्ट में यहां पर ये लगा दीजिए, ठीक है। इंप्लाइज नहीं लगेगा, यहां पर क्या लगेगा? इक्वल लगेगा। चलिए इक्वल लग गया। अब देखिए बस कंसंट्रेट करिए, चूंकि tan p इज इक्वल टू p, देखिए क्या लिखा है? p कौन सा है? ये वाला बनेगा न्यून कोण। बस इसी पर ध्यान देना आप। ये क्या बनेगा? न्यून कोण। तो जब ये न्यून कोण बनेगा तो ये बात याद रख लीजिए कि न्यून कोण और 90 अंश के बीच की भुजा को, न्यून कोण और 90 अंश के बीच की भुजा को आधार बोला जाता है। आधार यानी कि बेस। थीटा के सामने वाली भुजा को परपेंडिकुलर बोला जाता है, यानी कि लंब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लंब। और सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोला जाता है। इस बात को हम बार बार बता रहे हैं और बहुत जरूरी भी है। हाइपोटेन्यूज हमेशा याद रखिए कि थीटा और 90 अंश के बीच की भुजा को आधार ही बोला जाता है। और इसका जो फार्मूला होता है tan का, वो क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कौन है? 5 बटे 13 है। यानी कि tan p का मान कितना है? लंब कौन है? PR। इसको लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए PR बटे कर्ण कौन है? PR। अरे क्या लिखा मैंने? लंब कौन है? QR है ना। कौन है? QR। और PR। कर्ण कौन है? QR। ये बात समझ में आई ना? फिर से और एक बार भैया, यहां पर P लिखा है ना, इसलिए इसको मैंने न्यून कोण लिखा। कितना सिंपल काम है। तो ये आधार बनेगा, ये लंब बनेगा, ये कर्ण बनेगा। आपको tan का फार्मूला मालूम है? tan लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, लंब मतलब QR बटे PR। QR बटे PR माइनस कॉट R। अब कहानी बदल जाएगी। कॉट R, देखिए कॉट R, कॉट R ये वाला न्यून कोण, ये वाला न्यून कोण रहेगा। ये वाला न्यून कोण रहेगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए ये वाली कहानी बदल जाएगी। ये लंब हो जाएगा, है ना। लंब बटे आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? PQ हो जाएगा। ठीक, PQ, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया? ये R हो गया, तो R यानी ये हो गया। अब हमारे पास में लंब कौन बनेगा? इसके सामने वाली भुजा को क्या बोला जाएगा? लंब बोला जाएगा। ये बन जाएगा लंब, और ये क्या बन जाएगा? अब आधार बन जाएगा। क्या होगा? कॉट आधार बटे लंब। कॉट क्या होता है? आधार बटे लंब। tan क्या होता है? लंब बटे आधार। ठीक है। तो आधार कौन है यहां पर? आधार 5 है, मतलब QR डिवाइडेड बाय PQ। ठीक है। अब इनके मान रख दीजिए। अगर मान न भी रखे तो डायरेक्ट ही कैंसिल कर दो ना, काय के लिए मान वन रखना है? डायरेक्ट ही कैंसिल कर दिया, और इसका मान कितना आ गया? 0 आ गया। अतः tan P माइनस कॉट R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऐसा हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है। तो फार्मूले प्रॉपर तरीके से लगाना है। देखिए मैंने कर्ण लगा दिया था, यहाँ पर गलत हो गया था ना फार्मूला। ठीक है ना। क्या होना चाहिए? tan लंब बटे आधार, कॉट आधार बटे लंब, इस प्रकार से। ठीक है ना। नोट कर लीजिए। चलिए अभी यहाँ पर ध्यान देना है, इसी की बात कर रहा हूं मैं। यह 5 सेंटीमीटर। देखिए
ये 5 सेंटीमीटर है। साइन P इज इक्वल टू क्या होगा ये बताइए। साइन P, ध्यान देना इधर, P बोला जा रहा तो ये वाला न्यून कोण, P बोला जा रहा तो न्यून कोण क्या बन जाएगा, ये वाला। P बोला जा रहा तो ये वाला न्यून कोण बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, इसका लंब बन जाएगा। ये क्या बनेगा, लंब, और ये क्या बन जाएगा, आधार, और ये क्या बन जाएगा, कर्ण बनेगा। साइन P का मान कितना होगा, साइन P का मान कितना होगा, मान बताइए मुझे डायरेक्ट। साइन P का मान बताइए जरा फटाफट। 5/13। बस सीधी बात याद रखना कि साइन लंब बटे कर्ण, लंब कौन है, 5/13, डायरेक्ट 5/13। चलिए ठीक है। और P कहाँ पर पूछा है, ये कास, कास P क्या होगा, कास P, कास P, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं। कास P आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। देखिए ना, मैं क्या है ये ऐसा याद रखता हूं, कितना, 12/13। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए कि कास क्यू, कास क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, फटाफट बताइए जरा। कास क्यू बताइए। नहीं होगा, नहीं होगा, बहुत बढ़िया बेटा। ये क्यू क्या है, ये 90 अंश का कोण है ना, ये न्यून कोण के लिए हम कर रहे हैं, अभी न्यून कोण के लिए हल कर रहे हैं। तो क्यू रहेगा तो हम नहीं बोलेंगे भैया समकोण त्रिभुज के लिए हमें नहीं मालूम, ठीक है। चलिए अब मुझे ये बात बताइए कि आर है तो स्वाभाविक सी बात है कि आर में कहानी बदल जाएगी। आर में क्या कहानी बदल जाएगी, ये तो 5 सेंटीमीटर था, ये वाला न्यून कोण बन जाएगा, और न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब बन जाएगी, परपेंडिकुलर, और ये वाली भुजा बन जाएगी आधार, आधार यानी कि बेस। अब मुझे ये बात बताइए कि tan r क्या होगा, क्या, हाँ लंब बटे आधार, 12/5। बहुत बढ़िया। सेक r क्या होगा, सेक देखिए मुझे याद नहीं है, सेक का फार्मूला याद नहीं है। जैसे ही सेक की बात की जाती है मैं तुरंत कास को याद करता हूँ। देखिए बड़ा सिंपल सा काम है, देखिए ध्यान देना इधर, बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। मैं क्या है हमेशा इसको याद रखने के लिए ना ये वाला ये समकोण त्रिभुज बनाता हूँ। देखिए मेरे पास चाबियों का गुच्छा है, ये बन गया मेरे पास में आधार, इधर वाला तो छुपा देता हूँ मैं, ये बन गया क्या, आधार, ये वाला, ये, और ये बन जाता है लंब। मैं ऐसा गोलमोल नहीं करता उसको, फार्मूले को कैसे याद रखा मैंने, ये ऐसा, ये आधार, आधार में है ना नीचे की ओर ऐसा, ये आधार, ये लंब, और ये कर्ण हो गया। ये साइन थीटा, ध्यान देना इधर, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, बस इतनी बात याद रखता हूं मैं। और कास थीटा इसके अपान में ये, साइन इसके अपान में ये, कास इसके अपान में ये, टेन इसके अपान में ये, बस हो गया। अब मुझे अगर कोसेक का चाहिए ना, मैं साइन को याद करता हूँ। साइन क्या है भाई, लंब बटे कर्ण है ना, तो कोसेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। सेक थीटा चाहिए मुझे, सेक थीटा, तो सेक किसका उल्टा होता है, कास का। सेक किसका उल्टा होता है, कास का। मुझे मालूम है ना, कास आधार बटे कर्ण होता है तो मैं कर्ण बटे आधार बोल देता हूं उसको। लाल बटे कक्का की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ ये वाला ट्रायंगल आपको दिखना चाहिए। ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। देखिए मुझे दिखाई दे रहा, साइन लंब बटे कर्ण, कास आधार बटे कर्ण, टेन लंब बटे आधार। कोसेक तो साइन क्या होता है भाई, कोसेक का उल्टा साइन होता है, लंब बटे कर्ण है तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, बस होगी बात खत्म। कास, कास का उल्टा होता है, कास क्या होता है तो आधार बटे कर्ण होता है, तो सेक क्या होगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, बस हो गई बात खत्म, ठीक है ना। तो सेक आर क्या होगा, 13/5, ठीक है। और कोसेक 13/12। तो समझ में आ गई बात, अब बात समझ में आ गई।
हाँ चलिए ठीक है। तो अगली क्लास में पढ़ेंगे अपन अगले ये पूरी एक्सरसाइज पढ़ेंगे और अगला कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, याद रखना। टेस्ट भी लूंगा बेटा मैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के भी हम करेंगे इसमें, है ना। चलिए ठीक, ओके, बाय बाय बेटा, बाय।